everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and for today's video we are going to cover कि मैं जो मेरे करंट अफेयर्स रहते हैं उनको किस तरीके से करती हूँ और साथ ही हम लोग यहाँ पे रिवीजन की प्रोसेस करने वाले हैं, जिसमें मेरे जो करंट अफेयर्स रहते हैं 1-2 साल के मेरे जो करंट अफेयर हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली करंट अफेयर का जो सही फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स 2025 है, उसका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है और जो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक रहता है जो मैक्सिमम पोर्शन आपका जो है कवर करता है आपकी यूपीएससी की जर्नी में। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ भी होती है जो आपको एक तरीके से जो सोशल अवेयरनेस रहती है वो भी प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो किस तरीके से आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो सोर्सेस रहते हैं वहाँ पे फॉलो करने चाहिए, और अगर आप उन सोर्सेज को अचीव कर लेते हो तो एक प्रोसेस रहती है जहाँ पे आप किस तरीके से बेसिकली मेंटेन करके अपनी स्टडी को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके और इंटरकनेक्ट करके बेसिकली चीज़ों को पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं और साथ में जो मेरा रिवीजन प्रोसेस रहता है वो मैं किस तरीके से करती हूँ, साथ में मेरी जो नोट्स बेसिकली मैंने जो खुद बनाए हुए हैं उन सारे नोट्स को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो बेसिकली आपके जो करंट अफेयर रहते हैं, अगर आप बेसिकली इस यूपीएससी की जर्नी में एंटर कर चुके हो तो आपको अपने जो बेसिक्स रहता है सबसे पहले उसको कवर करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत हो जाती है। इन सेंस अगर आप लोगों ने किताब ही नहीं पढ़ी है तो करंट अफेयर्स इज़ लाइक कि आप जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको एक न्यू फॉर्म में क्रिएट करके बताओ। तो अगर आप लोगों को पुरानी चीज़ ही नहीं पता है, उस रिगार्डिंग आपका जो सिलेबस है उसकी रिगार्डिंग ही आपको चीज़ों को कवर करना नहीं आता है, तो बेसिकली आप करंट अफेयर पे कितना भी पढ़ लो लेकिन आप अपना जो सिलेबस रहेगा उससे इंटरकनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है कि आप अपने जो बेसिक्स रहते हैं उनको क्लियर करो। इन सेंस जो भी इसकी रिक्वायर्ड बुक्स रहती हैं, जो इसके सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड बुक्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, अगर मीन्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेसिकली इन सारी टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना है, इन पे अपना महारत एक तरीके से हासिल करना है। उसके बाद ही आपके जो करंट अफेयर्स रहते हैं उन पे मूव ऑन करना है। या आप एक चीज़ कर सकते हो, बेसिकली आप देखने के लिए एक सोशल अवेयरनेस के लिए भले ही उस पर्टिकुलर वीडियो के जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनको देख लो, या फिर द हिंदू से आप उसको एक जनरल अवेयरनेस के लिए उस चीज़ को देख लो, बट अगर आपको अपने सिलेबस के साथ उसको बेसिकली रिलेट करके देखना है तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि बेसिकली कहाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये यूपीएससी का सिलेबस और साथ ही इसके करंट अफेयर्स का सिलेबस एक तरीके से वास्ट है। आपको एक एथिकल वे में इसको सोच के चलना है कि कहाँ पे मेरी जो जर्नी है उसमें ये हेल्पफुल रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक सुप्रीम कोर्ट की कोई पेटिशन से निकल के आती है तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है, वो यहाँ पे आपको बना बनाया नहीं देंगे। अगर आप द हिंदू से पढ़ते हो कि बेसिकली ये चीज़ है जो आपकी आ सकती है आपके करंट अफेयर्स में, तो आपको उससे बेसिकली चीज़ों को निकाल के कवर करना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये चीज़ मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली करंट अफेयर को करने का यही एक मेन तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी एग्जामिनेशन रहती है उसके करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर अप कर सकते हो। सेकेंडली मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आज के जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ वो हमारे मैंने यहाँ पे कुछ नोट करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रम्प प्रपोज्ड टैरिफ्स, यानी कि जो बेसिकली सबको पता है कि जो ट्रम्प की जो अभी पॉलिसी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। उन्होंने कई सारी ऐसी हमारी एल्यूमिनियम की, हमारी स्टील के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिन पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इवन आपके जो डिपोटीज़ वगैरह रहते हैं उनको भी वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से एक टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और दूसरा हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं लॉन्ग साइलेंस ऑफ गवर्नर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल में एक पेटिशन आई है जो तमिलनाडु और केरला के पेटिशन है। बेसिकली उसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नर रहते हैं उनको स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू जब बिल पास किया जाता है तो गवर्नर उस पर कोई एक तरीके से अपना एसेंट नहीं देते हैं, उसको विड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब कोई उसमें कंसिडरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है और 3-3 साल तक वो चीज़ पेंडिंग डली हुई है। तो ये उस तरीके से रिलेटेड है और किस तरीके से आप इसको जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है उसको करंट अफेयर के साथ रिलेट कर सकते हो, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टॉपिक हमारा गाज़ा और ट्रंप का है, बेसिकली आप जिस तरीके से जानते हो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कि जो हमारा यूएसए रहता है वो आपका इजराइल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और गाज़ा स्ट्रिप एक तरीके से जो फिलिस्तीन्स का एक कंट्री माना जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने और उसका बेसिकली ट्रंप का कहना इस केस में ये है कि जो आपका गाज़ा स्ट्रिप है उसको एक तरीके से इजराइल के हाथ में दे देना चाहिए और इजराइल के थ्रू उसका जो
रीडेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक तरीके से की जानी चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो आपकी मीन्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे इंडियाज़ ब्रिज इन ग्लोबल एंड साउथ। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो नॉर्थ की कंट्रीज़ रहती हैं वो एज अ डेवलप्ड कंट्री ट्रीट की जाती हैं, और हमारी जो सदर्न कंट्रीज़ रहती हैं वो एज अ डेवलपिंग कंट्री ट्रीट की जाती हैं। तो बेसिकली हम अभी जो आते हैं वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि हम एक एज अ जो साउथ का लीडर रहता है उसकी तरह ट्रीट करें। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बात ये आ जाती है, और यहाँ पे कंपैरिजन ये होने लगता है कि चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम इंडिया को ही क्यों चूज़ करें एज अ डेवलपिंग कंट्री। हम चाइना को भी तो चूज़ वगैरह ये चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है वो चलता है, लेकिन यहाँ पे मेनली ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी इंडिया रहती है वो एक तरीके से नॉर्थ की कंट्रीज़ रहती हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री रहती हैं उनके साथ किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल फेज़ में बात नहीं करता है, उनसे भी वो अपना एक तरीके से बना के चलता है, और साथ में अपना जो साउथ की कंट्रीज़ रहते हैं उनको भी मेंटेन करके चलाता है। उनमें उनको मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में, एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट में, और आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम रहता है उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यानी कि वो एक तरीके से किसी तरीके से तोड़ने का काम ना करते हुए एक ब्रिज बनाने का काम करता है। तो क्या इंडिया को साउथ का लीडर होना चाहिए या नहीं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो कि हमारी मीन्स की आंसर राइटिंग रहता है उसमें भी हेल्पफुल रहता है। फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आर्टिकल 355, यानी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 355 आर्टिकल, यानी कि ये मेनली आपका जो रिलेटेड है वो आपके मणिपुर के केसेस से रिलेटेड है कि मणिपुर में किस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो इससे रिलेटेड बेसिकली जो स्टेट रहती है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, जिसमें हमारे 3 आर्टिकल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल 355 रहता है, आर्टिकल 365 रहता है, और आर्टिकल 356 रहता है। ये थोड़े थोड़े सिमिलर टॉपिक रहते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है, इसलिए इसको हम बाद में कवर करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के वीडियो में वो ये रहेगा कि लिव इन रिलेशनशिप। बेसिकली जो हमारा यूके है यानी कि उत्तराखंड है, उसने जो आपका यूसीसी रहता है यानी कि यूनिफाइड जो सिविल कोड रहता है जो हमारे आर्टिकल 44 को बताता है उसको बेसिकली लागू कर दिया है, और ये किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। क्या ये जो नियम लागू किया गया है वो हमारे फर्दर जो अनदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी लागू होना चाहिए, और करंट टाइम पे कितने कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पॉलिसी है जो अभी तक चल रही है। तो हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो जितना अभी हो सकेगा वो उतना हम कवर कर लेंगे, और बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो मैं फर्दर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रंप प्रपोजेस टैरिफ से, यानी कि एक न्यूज़ हाल फिलहाल में ये निकल के आई है कि ट्रंप जैसे ही अपनी सत्ता पे आए हैं तो उन्होंने डिफरेंट काइंड की जो अपनी इनिशिएटिव से वो लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने यही हथकड़ियों वाला, यानी कि जो आपके इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं उनको वहाँ से, चाहे फिर वो इंडिया से हो या फिर अदर कंट्रीज से हो, निकाले हो। इंडिया के केस में बात की जाए तो 200 से ज़्यादा लोगों को जो कि इलीगल माइग्रेंट्स की तरह वहाँ पे काम कर रहे थे उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है, जिसमें बेसिकली आपकी उनकी सबसे ज़्यादा जो सवाल उठाया जाता है उनकी इनह्यूमन कंडीशन को लेकर निकाला जाता है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली आप लोगों ने इनके जो हाथ रहते हैं, इनके जो पैर रहते हैं उनको हैंडकफ करके रखा है, जो एक तरीके से आपकी इनह्यूमन कंडीशन को बताता है। और इसका सफ़र भी देखा जाए तो 40 घंटे का बेसिकली इनका सफ़र रहता है, और यहाँ पे कहीं से कहीं तक इन लोगों से फर्दर डिस्कशन के बाद ही पता लगाया गया है कि ना इन लोगों को खाने की अच्छी सुविधाएं थी, ना इन लोगों को वॉशरूम जाने देने का कोई ऐसा राइट दिया गया था। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक प्रिजनर के टाइप में इन लोगों को कैद करके रखा गया था, और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में इन लोगों को मिलिट्री आपके जो एयरक्राफ्ट्स रहते हैं उनके थ्रू बेसिकली इंडिया की जो लैंड रहती है वहाँ पर इनको लैंड कराया गया था। तो ये टॉपिक निकल के आता है। फिर इसके साथ ही आपका टैरिफ का टॉपिक निकल के आता है, यानी कि जो ट्रंप साहब रहते हैं तो उन्होंने जो स्टील और एल्यूमिनियम के जो जहाँ जहाँ से इनका इंपोर्ट होता है वहाँ पे इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया गया है। देखो, एक तरफ टैरिफ लगाना बुरी चीज़ नहीं होती है, ये एक तरीके से आपका जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है उसको बिल्ड करने के लिए लगाया जाता है। टैरिफ बेसिकली होता क्या है, टैरिफ एक तरीके का जब कोई कंट्री
किसी दूसरी कंट्री से अपना सामान मंगाती है तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उसको बेसिकली टैरिफ कहा जाता है। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो ख़रीदने वाले लोग रहते हैं उनको चीज़ें महंगी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे वो महंगी नहीं खरीदते हैं और ख़ुद जो अपना डोमेस्टिक मार्केट रहता है वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट रहता है, जो आपका डोमेस्टिक मार्केट रहता है, वो यहाँ पर बिल्ड किया जाता है। तो इसी तरीके से आपका टैरिफ रहता है वो बिल्ड किया जाता है। फिर अगर बहुत से लोगों इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली टैरिफ और ड्यूटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो टैरिफ एक तरीके से जो एक आप जस्ट मतलब जो आप जानबूझ के उस टैरिफ को लगाना चाहते हो सो दैट आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है आप उसको इन्हेंस कर सको। वही जो ड्यूटी रहती है वो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, पर्टिकुलर जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो जो आपकी WTO जो 1995 में बेसिकली बनाई गई थी, उसके थ्रू ऐसे जो कुछ रेगुलेशंस रहते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी पर्टिकुलर कंट्री पे कुछ ड्यूटी लगाएगी सो दैट वो रेवेन्यू को जनरेट कर सके, गवर्नमेंट जो रहती है वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। पर यहाँ पे कहीं से कहीं तक डोमेस्टिक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपकी जो चीज़ नहीं होती है, और जो ड्यूटी रहती है वो हर एक कंट्री जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिस्टम रखती है वो पे करती है। तो बेसिकली यही आपका टैरिफ और ड्यूटी में डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो बेसिकली हमारी अगर इंडिया का देखा जाए तो हमारा जो एक्सपोर्टर रहता है तो 5th नंबर पे हमारी कंट्री आती है, जो एल्यूमिनियम और स्टील बेसिकली है एक्सपोर्ट करती है हमारी हमारी USA में। तो बेसिकली उस पर इन्होंने टैरिफ लगाने की बात की है, जो जिसके लिए 13 और 14 फरवरी में अभी जो है इनकी विज़िट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनकी विज़िट भी वहाँ पे देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। फिर इसके साथ ही हम लोग लॉन्ग साइलेंस ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, यानी कि तमिलनाडु से रिलेटेड ये केस है जहाँ पे 3 ईयर्स से एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे कई सारे ऐसे बिल पेंडिंग है जो अभी तक पेंडिंग है और गवर्नर का कोई भी उस पर जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को ये पावर होती है कि बेसिकली उनके पास 4 पावर होती हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर, जिनको कहते हैं कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर रहती है उसमें पास होता है तो उसके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि वो पर्टिकुलर जो बिल रहता है उसको एसेंट दे दें, यानी कि वो उसको पास कर दें और जो बिल रहता है वो एज अ एक्ट आपका काम करने लग जाएगा। दूसरा ये रहता है कि आप उसको विड्रॉ कर लें, इन सेंस आप उस पर कोई कंसिडरेशन ना दें, ना आप उस बिल के लिए हाँ कहें ना उस बिल के लिए ना कहें। तीसरा रहता है कि आप उसका कंसीडरेशन यानी कि आप रिकंसिडरेशन के लिए उसको भेज दें, यानी कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको दोबारा सोचने पर मजबूर करें कि जिस तरीके का आप जो बिल लाए हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। और तो ये रिकंसिडरेशन की प्रोसेस रहती है। और एक चौथी प्रोसेस रहती है जिसमें रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। गवर्नमेंट जो आपका गवर्नर रहता है उसके पास ये पावर होती है कि वो पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं और फिर फर्दर जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो इस बिल पे अपना पर्टिकुलर एसेंट दे दें, या उसको विड्रॉ कर लें, या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। लेकिन यहाँ पे ये बात भी लागू हो जाती है कि अगर जो बिल रहता है रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है और लेजिस्लेचर में उसको फिर से पास कर दिया जाता है तो बेसिकली जो गवर्नर रहते हैं वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उनको पर्टिकुलर बिल है उसको पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बिल रहता है बेसिकली आपका जो एक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नर की ये प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पे एक बायस्ड चीज़ पॉलिटिकल पार्टी के बीच में निकल के आ रही है। बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नर रहता है वो एक तरीके से स्टेट का हेड रहता है और जो कि अपॉइंट किया जाता है उनके प्रेसिडेंट के थ्रू। तो एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो है जो काम करते हैं, यूनियन के अकॉर्डिंग वो हैं काम करते हैं, और बेसिकली जिनकी जो गवर्नमेंट रहती है उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ऐसा मोस्टली लोगों का कहना होता है कि जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है या जिस स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके वो गवर्नर जो रहते हैं उनके फेवर में काम करते हैं, और जिस स्टेट में ऐसा नहीं होता है वो उनके फेवर में काम नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये जो है न्यूज़ में वो बना रहता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गाज़ा और ट्रंप की। बेसिकली यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रंप जो अभी रूलिंग पार्टी में आए हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो अभी बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि जो बेसिकली आपका इज़राइल वाला पोर्शन है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका जो मैप रहता है वो समझने की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आपके जो राइट साइड वाला पोर्शन देखने को मिलता है वो आपका वेस्ट बैंक
कहलाता है, जो बीच वाला पोर्शन देखने को मिलता है वो इज़राइल कहलाता है, और जो थर्ड पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है वो गाज़ा स्ट्रिप कहलाता है। तो बेसिकली जो गाज़ा स्ट्रिप वाला पोर्शन है वो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन है, वो एक ही पोर्शन है, और इसको बेसिकली फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे फ़िलिस्तीन्स जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और जो बीच का पोर्शन है वो इज़राइल का है। तो इज़राइल की गवर्नमेंट का ये कहना है, और जिसमें पूरा सहयोग है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के थ्रू ये दिया जा रहा है कि बेसिकली आप जो फ़िलिस्तीन वाला पार्ट रहता है उसको उनके थ्रू बनाएं, और यानी कि जो इज़राइल रहती है उसके अंडर में उसको करवाएं, और बेसिकली यहाँ पे रीडेवलपमेंट का जो काम रहता है वो इसको कराया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये उनकी पॉलिसी को प्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ रहती हैं उनका ये कहना भी है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट यानी कि जो ट्रम्प साहब है उनके एजेंडा यहाँ पे इन्हेंस किए जा रहे हैं, सो दैट वे अपने डिफेंस सेक्टर के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो और ही ज़्यादा सेल कर सकें और अपना जो प्रॉफिट है उसको कमा सकें। क्योंकि अभी देखा जाए तो पेरिस समिट हुई थी, पेरिस समिट में बेसिकली उन लोगों ने जो पेरिस समिट 2015 का पेरिस समिट हुआ था उसको उसमें से उन्होंने अपने आप को बाहर ले लिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली फंडिंग के लिए मना कर दिया था। फिर इसके साथ ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिकल 355 की। 355 बेसिकली आपका मणिपुर से रिलेटेड है। जब भी आपकी कोई स्टेट रहती है वो अच्छे से काम नहीं करती है तो बेसिकली आपका जो है ये इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो एक तरीके से 355 ये बताता है कि आपकी कुछ सर्टेन स्टेट्स रहती हैं जहाँ पे हम उनको स्पेशल पावर्स हैं वो दी जाती हैं। तो बेसिकली 355 जो रहता है इसमें ये बताया जाता है कि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट का अच्छे से ख्याल रखें। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, चाहे फिर बजट एलोकेशन से रिलेटेड हो, स्टेट की पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो हर एक चीज़ का बेसिकली अच्छे से ख्याल रखे जाए। तो ये आपका आर्टिकल 355 यहाँ पर शो करता है। फिर आर्टिकल 356 यहाँ पर शो करता है आपके जो आपका प्रेसिडेंशियल रूल रहता है उसके साथ। अब प्रेसिडेंशियल बेसिकली रूल कैसे होता है कि जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, यानी कि जो सरकार रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए जो रूल्स रहते हैं उनको फॉलो नहीं करती है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सारी पावर्स रहती हैं वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है, और पार्लियामेंट के साथ जाने के साथ यहाँ पे जो यूनियन यानी कि जो प्रेसिडेंशियल रूल रहता है, प्रेसिडेंट जिन पे पॉलिसी बनाने का काम करते हैं वो लागू हो जाता है। फिर ऐसे ही हम आर्टिकल 365 की बात करते हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर देती है। जो यूनियन की पॉलिसीज़ रहती हैं, यूनियन की जो रेगुलेशंस रहते हैं किन्हीं फील्ड में जो उनकी सुपरमेसी रहती है उन पे काम नहीं करते हैं, तो बेसिकली उन पे काम करना जब बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक तरीके से सेकेंडली प्रेसिडेंशियल जो आपका रूल रहता है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट रहती है उसका रूल रहता है वो लगना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप की बात की गई है। यानी कि अगर कोई इंसान अगर शादी नहीं करना चाहता है तो ही लिव्स इन रिलेशनशिप, तो ये इसी को बेसिकली आज के मॉडर्नाइजेशन फील्ड में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बेसिकली तो आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूसीसी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे यूनिफाइड जो सिविल कोड रहते हैं, यानी कि जितने भी आपके जो सिविल केसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैरिज करना, आपका शादी करना, आपका डिवोर्स करना, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी सारी जो चीज़ें रहती हैं उनके लिए एक तरीके से सेम कानून बनाना ही आपका यूसीसी कहलाता है। ये आपका आर्टिकल 44 में बेसिकली मेंशन किया गया है, और इसके तहत आपकी जो स्टेट रहेगी वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो जितने भी सिविल केसेस आपके डोमेस्टिक केसेस निकल के आते हैं तो उनके लिए आपके सारे जो रूल्स रहेंगे वो एग्जैक्ट वैसे ही रहेंगे जो अदर कम्युनिटी है वो फॉलो करती है। तो इस तरीके से यूसीसी एक जो फॉर्म है, एक न्यू क्रिएशन है, वो यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ पे लाया गया है। और दूसरा न्यूज़ ये भी यहाँ पे बेसिकली रनिंग में है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है तो बेसिकली वहाँ पे जो रजिस्ट्री वाली प्रोसेस रहती है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल शादी नहीं करता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो उसको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री करानी पड़ती है, जहाँ पे जितने टाइम के लिए वो रहना चाहते हैं उतने टाइम के लिए उसको साइन करना पड़ेगा। और अगर उनका किसी भी तरीके से ब्रेकअप होता है तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसका भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम लोग नाउ वी आर नॉट इन रिलेशनशिप। तो एक तरीके से बहुत से लोग इसमें ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि बेसिकली अगर हम
शादी नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन कि हम लोग लिव इन में रहना, इसीलिए हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। लेकिन एक तरीके से रजिस्ट्री करा देना एक तरीके से एक हाफ मैरिज के समान हो जाती है। तो ये एक कंट्रोवर्सी वाले जो टॉपिक है वो अभी करंट में चल रहा है। फिर हाल फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से जो सिचुएशंस है वो हैंडल की जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे करंट अफेयर्स का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।